हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का ये चौथा पार्ट देखेंगे, चौथा प्रैक्टिस सेट, जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का 3 पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा है। तो केन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये उनकी पुस्तक है, तो बिल्कुल सही है। ये सिद्धांत कौन दिया था? तो केन्स ने दिया था, तो ये सही है आपका। हिग्स जो दिए थे, ये थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन भी सही है। अस्थाई आय परिकल्पना, ये मिल्टन फ्रीडमैन का सिद्धांत था, तो ये भी आपका सही है। पेनरेटो लाभ सिद्धांत, तो ये गलत है। ठीक है, पेनरेटो का कौन सा सिद्धांत था? इष्टतम सिद्धांत था। ठीक है, इष्टतम सिद्धांत था पेनरेटो का। ठीक है, और ये लाभ सिद्धांत जो दिया था, तो लाभ सिद्धांत किसने दिया था? तो टाजिंग ने दिया था। ठीक है, टाजिंग। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। पेरेंटो का जो है इष्टतम सिद्धांत था, और लाभ सिद्धांत जो था ये टाजिंग का था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पेरेंटो द्वारा जो था वो इष्टतम सिद्धांत था। ठीक है, और लाभ सिद्धांत दिया था टाजिंग ने। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। आपूर्ति जो है अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। कथन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसमें से एक से संबंध है? तो ये किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, जे बी, और इनका पूरा नाम है जे बी से। ठीक है, यहाँ पे से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, ये कथन जो है जे बी से का था। और इससे उनका अभिप्राय था कि कोई भी उत्पादक जो बाजार में वस्तुओं को लाता है, वह केवल उन्हें अन्य वस्तुओं के बदले बदलने के लिए ही लाता है। और उनका विचार था कि उत्पादन की कोई क्रिया जो है रोजगार, श्रमिकों तथा अन्य साधनों को रोजगार देगी। इसके फलस्वरूप जो है अतिरिक्त उत्पादन के मूल्य के बराबर साधनों की आय का सृजन हो जाएगा। इस प्रकार जो है उत्पादन की पूर्ति में वृद्धि के साथ ही साथ जो है मांग में वृद्धि लाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी? एक शुद्ध जो है सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी? तो 0 होगी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनके उत्पादन से बाह्य लाभ का सृजन होता है, और इस प्रकार के लाभ का उपयोग वे भी करते हैं जिन्होंने इसके लिए भुगतान नहीं किया है। अर्थात कहा जाए, इनका लाभ जो है अविभाज्य होता है तथा संपूर्ण समाज को प्राप्त होता है। शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की जो है 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है, पहला होता है प्रतिद्वंदिता की अनुपस्थिति, इसमें प्रतिद्वंदिता नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है प्रतिद्वंदिता की अनुपस्थिति। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण विशेषता है वर्जन का अभाव। ठीक है, वर्जन का अभाव। तो ये दोनों उसका जो है महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है, किसका? सार्वजनिक वस्तु का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस 0.75 हो तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? तो निवेश गुणक के बराबर क्या होता है? 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, सीमांत प्रवृत्ति का माप क्या होता है? निवेश गुणक। तो के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, तो एम पी सी का मान आपका दिया है कितना? 0.75। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1/0.25 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए, इसको जब हम पूर्णांक में बदलना चाहेंगे तो 100 से ऊपर नीचे जब हम गुणा कर देंगे तो 100/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 51 25 25 चौक को 100। ठीक है, यानी के का हमारा मान, निवेश गुणक का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निवेश गुणक का मान होगा आपका 4। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, केन्स के अनुसार निवेश भाग निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो उपभोक्ता की आय पर करती है, नहीं करती है। ब्याज की दर पर ये करती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर यह निर्भर करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। पूंजी की सीमांत दक्षता पर निर्भर करती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो निवेश मांग होता है वे दो कारकों पर निर्भर करता है, ब्याज की दर पर और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केन्स कहता है कि पूंजी की जो सीमांत दक्षता तथा ब्याज की दर विनियोग के दो महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, इस कारण जो है कोई भी उद्यमी विनियोग करने से पहले इसकी तुलना करता है। इस प्रकार उद्यमी जो होते हैं उस स्थिति में जो है विनियोग करेगा जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता की दर जो है सबसे अधिक हो, अर्थात जो MEC जो है वो बड़ा हो किससे, R से। ठीक है, और यदि जो है MEC आपका छोटा हो R से, ठीक है, तो उद्यमी जो है विनियोग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि निवेश की मांग जो है दो बातों पर निर्भर करता है, ब्याज की दर पर और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति वक्र S बराबर 2p² - 10 हो तो P बराबर 10 इकाई है, तो आपूर्ति की लोच क्या होगी? आपूर्ति की लोच की मांग बताना है आपको, क्या होगा? तो प्रश्न में दिया है क्या, S बराबर 2p² - 10, यहाँ P का मान कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो P = हम लिख लेते हैं, P का मान हमको दिया है 10। ठीक है, और इसको जो है डिफ्रेंशिएट जब हम कर देंगे ds/dp = क्या हो जाएगा, 4p - 0। ठीक है, 4p - 0, 2 दूनी 4, 4p - 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यस का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 2 और p का मान दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, -10। ठीक है, अब उसके बाद इसका मान हम फिर करेंगे, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 10 दहाई 100 -10 बराबर क्या हो जाएगा, 200 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, यस बराबर कितना आ गया आपका, 190। ठीक है, यस का मान कितना आ गया, 190। अब आपूर्ति की लोच पूछ रहा है, तो आपूर्ति की लोच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, माइनस टर्म में, तो यहाँ पे देख लीजिए यस का मान हमको प्राप्त हुआ है 190, तो इसको हम माइनस टर्म में जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो -ds/dp बराबर नहीं है, इनटू कर देंगे, क्या हो जाएगा, P/S। ठीक है, तो -4p, ठीक है, और इनटू P का मान कितना है, 10 है, और यस का मान हम कितना निकाले हैं, 190 निकाले हैं। ठीक है, तो 190 यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, -4 × 10 × 10/190 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो माइनस बाहर जो कर लेंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10/190। ठीक है, अब इसको ES या लोच की आपूर्ति बराबर कितना हो जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, -2.2 हमारा मान आ जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि आपूर्ति की जो लोच है वो इकाई से कम है। ठीक है, ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इकाई से वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है आपका। ठीक है, +1 -1। ठीक है, तो ये इकाई है, तो इकाई से इधर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही जाएगा, तो इकाई से ये मान इसका कम है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मार्क फलन की कीमत का एक दिश क्या होता है, बढ़ता हुआ फलन होता है, घटता हुआ फलन होता है, न बढ़ता हुआ और न ही घटता हुआ फलन होता है, स्थिर फलन होता है। तो मार्क फलन की कीमत की एक दिश जो होता है, एक दिशा जो होता है, वो घटता हुआ फलन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच जो है फलनात्मक संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं।
तो ठीक है, इसका फार्मूला भी है dx अपान एफ पी एक्स पी जीरो वाई टी। ठीक है, मांग फलन जो है कीमत की एक दिश घटता हुआ फलन है, क्योंकि किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में जो है विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका परिभाषा भी हम लोग देखें हैं, किसी वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, किसी वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच जो है फलनात्मक संबंध व्यक्त करने वाली समीकरण। ठीक है, फलनात्मक व्यक्त करने वाला जो ये समीकरण है इसी को क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। ठीक है, और ये मांग फलन हमेशा क्या होता है तो घटता हुआ फलन होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 100/p वक्र हो तो p = 10 इकाई हेतु माग की लोच क्या होगी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से यहाँ पे डिजिट थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है x बराबर इतना है, ठीक है, p बराबर इतना है। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर x बराबर हम कर सकते हैं 100 और p का मान यहाँ पे रख सकते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 10 प्राप्त हो, 10 दहाई में 100। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान हमको प्राप्त हो गया 10। अब माग की लोच ED बराबर क्या होता है -dq/dp इंटू p/q होता है। ठीक है, जहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है 100 p -1। ठीक है, तो या अब हम कर सकते हैं ED का मान हमको निकालने के लिए क्या करना है, तो ED बराबर क्या हो जाएगा -100/p² इंटू p/q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देना है dx/dp के रूप में, जहाँ पे 100² -p2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम मान यहाँ से देख सकते हैं, तो हमारा मान क्या था 100/p² था, -100/p² था, तो p² की जगह पे p की जगह पे हम 10 रखेंगे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या था p/q था, तो q का मान क्या निकला था, p का मान कितना है 10 है, तो q का मान क्या निकाला गया था, तो q का मान जो है हमको मिला था 10 यानी 1। ठीक है, चूँकि -100/p² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सीधे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 100/100 गुणे 10/10 यानी हमारा माग की लोच क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्य पूर्ति वक्र की ढाल होती है। तो सामान्य पूर्ति जो होती है वक्र की ढाल कैसी होती है, तो वो धनात्मक होती है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपूर्ति से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित कीमत तथा निश्चित समय पर बेचने को तैयार रहता है, और पूर्ति का विस्तार तथा संकुचन एक ही पूर्ति वक्र पर होता है, जबकि पूर्ति की वृद्धि एवं कमी में जो होता है वो पूर्ति वक्र बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वक्र कैसा निर्धारित होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वक्र इस तरह से निर्धारित इसको किया जा सकता है। ठीक है, ये भी मात्रा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी आपका मात्रा हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर आपका मात्रा हो जाएगा, और देख लीजिए ये ग्राफ हमेशा जो है धनात्मक दिशा में ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सामान्य पूर्ति वक्र की जो ढाल बनेगी वो हमेशा कैसे होगी, तो वो धनात्मक होगी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि सीमांत आय 15 इकाई हो और औसत आय 20 इकाई हो तो कीमत के सापेक्ष जो है माग की लोच क्या होगी। माग की लोच फिर भी यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पे दिया है क्या, सीमांत आय यानी एम आर आपका दिया है कितना 15 इकाई, और औसत आय यानी AR दिया है आपका कितना 20 इकाई। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है ED निकालना, EP निकालना है, माग की लोच क्या होगी, तो यहाँ पे होता है AR/AR माइनस MR। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब इसी पर वैल्यू आपको पुट कर देना है, तो 20/20 - 15।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 से 20 में से 15 गया जाएगा, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 5 यहाँ बच जाएगा। तो 5 का नंबर 5, 5 चौक को 20, यानी ईपी का मान आपका माह की लोज का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 से अधिक होगा। ठीक है, 1 से कम 1 होगा नहीं, 1 से कम होगा नहीं, 1 से अधिक होगा। ठीक है, अनंत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि माह की लोज जो होगा वो 1 से अधिक होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।